दोस्तों आज फिल्म रिलीज हुई है धमाल 4 और मैं उसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। फिल्म शुरू होती है रवि किशन के सीन से। रवि किशन एक शिप पर है, वहां रवि के बहुत सारे लोग हैं। एक किसी आदमी को पकड़ा हुआ है और उससे ये लोग नक्शा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस नक्शे से पता चल सकता है कि जो खजाना है वो कहां छुपाया हुआ है और उस खजाने को वहां से कैसे हासिल किया जा सकता है। उस आदमी का पर्स निकाला जाता है, पता चलता है कि उसमें रवि की गर्लफ्रेंड का फोटो है। फिर रवि पूछता है कि और किस किस के पर्स में मेरी गर्लफ्रेंड का फोटो है, तो पता चलता है कि सभी के पर्स में रवि की गर्लफ्रेंड का फोटो ही है। सब लोग अपना पर्स फेंक देते हैं। रवि उन पर्स को देखता है और कहता है कि चलो छोड़ो, पहले तुम वो नक्शा मुझे दे दो जिससे मुझे पता चल जाए कि खजाना कहां छुपाया हुआ है और वहां मैं कैसे जा सकता हूं, उस खजाने को हासिल कैसे कर सकता हूं। अब मेरी समझ में नहीं आया कि डायरेक्टर ने यह सीन क्यों रखा था जब इसका फिल्म से कोई लेना देना था ही नहीं। रवि की गर्लफ्रेंड कौन है, क्या करती है, उसका फोटो सभी ने अपने पर्स में क्यों रखा हुआ है। यह इस बात का सबूत है कि जो इस फिल्म का डायरेक्टर है इंदर कुमार, वो मेंटली बैंकरप्ट हो चुका है। उसको नहीं पता कि किस सीन की फिल्म में जरूरत है, किसकी नहीं है। और आप यकीन कीजिए यह सीन कंटिन्यू 15 मिनट तक चलता रहता है। अगर इस सीन में रवि किशन की जगह एसआरके भी होता शायद तब भी दर्शक इस सीन को झेल ना पाते। लेकिन शायद इंदर कुमार साहब ने यह मान लिया था कि रवि किशन एसआरके से भी बड़ा सुपरस्टार है, तो उसका 15 मिनट लंबा सीन फिल्म के स्टार्टिंग में ही रखा जा सकता है। आज का वक्त वो है कि एक पति अपनी पत्नी की बातें भी 10-15 मिनट तक कंटिन्यू नहीं सुन सकता। वो फोन उठाकर कुछ ना कुछ देखने लगेगा। लेकिन ऐसे वक्त में डायरेक्टर को यह यकीन है कि 15 मिनट का सीन फिल्म में रखा जा सकता है। पब्लिक उस सीन को देखेगी, एंजॉय करेगी, हंसेगी। यह इस बात का सबूत है कि डायरेक्टर इंदर कुमार साहब को बिल्कुल अता पता नहीं है कि आज के दर्शकों को क्या देखना है, आज कैसी फिल्म बनाई जानी चाहिए। इसके बाद अजय की एंट्री होती है जो समंदर में कहीं से उड़ता हुआ आ रहा है और फिर उड़ते उड़ते वो शिप पर पहुंच जाता है। उसको भी वही नक्शा चाहिए जिससे उसको पता चल सकता है कि खजाना कहां छुपाया हुआ है। उसके बाद बटले अरशद की एंट्री होती है, उसकी गर्लफ्रेंड की एंट्री होती है, संजय की एंट्री होती है, जावेद जाफरी की एंट्री होती है। कहने का मतलब यह है कि सभी एक्टरों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब पता नहीं फिल्म में क्या क्या चुतियापा होने लगता है, कौन क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता और इंटरवल हो जाता है। अब इंटरवल के बाद ये सब लोग भाग रहे हैं और वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो खजाना है, क्योंकि हर कोई पहले पहुंचना चाहता है उस खजाने को हासिल करने के लिए। आगे कहानी क्या होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। स्क्रीन प्ले की बात करूं तो क्या कहूं, आय हाय हाय, क्यों ना अपना सर दीवार से टकरा लूं। यह ऐसा स्क्रीन प्ले है जिसके ना सर है ना पैर है। क्या चुतियापा कब क्यों हो रहा है कुछ नहीं पता है। यह ठीक वैसा ही स्क्रीन प्ले है जैसे 90s की फिल्मों का हुआ करता था, यानी कब क्या हो रहा है उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई अता पता नहीं है। इस स्क्रीन प्ले के हिसाब से कोई एक्टर कभी भी आ सकता है, कभी भी गायब हो सकता है, कोई सीन कभी भी चालू हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। अगर डायलॉग्स की बात करूं, भाई कुछ लिखे हैं, क्या लिखना चाह रहा था मैं, तू ये तो बता दे भाई साहब। जब तू ये डायलॉग्स लिख रहा था मेरे भाई, तो तूने भांग पी हुई थी या माल लगाया हुआ था? क्योंकि अगर तू नॉर्मल होता तो ऐसे डायलॉग्स कभी ना लिखता। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म के डायलॉग्स ऐसे हैं कि इतने वाहियात डायलॉग्स आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी फिल्म में नहीं सुने होंगे। किसी एक सीन के डायलॉग्स भी ऐसे नहीं है जिनको आप ये कहे कि यार चलो यहां तो ठीक बोला गया है। मतलब कोई भी सीन चल रहा है और उस सीन में कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी चुतियापा कर रहा है। ये डायलॉग्स ऐसे हैं कि शायद 80s और 90s में ये लोगों को पसंद आते, लेकिन आज के वक्त के लिए ये डायलॉग्स नहीं हैं। अगर म्यूजिक की बात करूं, आए हाय क्या ही कहूं भाई साहब। और इस म्यूजिक के लिए मैं डायरेक्टर इंदर कुमार साहब को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि इस फिल्म का प्रोड्यूसर है भूषण कुमार। वो भूषण कुमार जो ये कहता है कि मैं म्यूजिक का बादशाह हूं, मैं म्यूजिक का जीनियस हूं, मैं एक गाना सुनते ही उसके बीच को निकल जाता हूं। भाई साहब इस फिल्म का हर गाना इतना वाहियात है, इतना घटिया है कि आप सुन नहीं सकते। आप इस फिल्म का हर गाना सुनकर यह कहोगे कि यार ये क्या चुतियापा चल रहा है, ये कौन सा गाना है भाई साहब, ये इस फिल्म में क्यों रखा गया है। इस फिल्म की कास्टिंग की बात करना बहुत जरूरी है। अजय देवगन है, आपको पता है कि उस बेचारे का स्टारडम कभी हुआ ही नहीं,
तो आज के स्टारडम की तो बात ही छोड़ दीजिए। रितेश है और रितेश के साथ एक बहुत मोटी सी लड़की है, कौन है पता नहीं, मैंने पहले कभी देखा नहीं। अरशद बटला भी है, जावेद जाफरी भी है। इन दोनों की शक्ल ऐसी हो गई है भाई साहब कि इनके घर वाले भी दुआ मांगते हैं कि घर वापसी ना आए, क्योंकि अगर ये घर वापसी आएंगे तो इनकी शक्ल देखनी पड़ेगी। संजय मिश्रा पिछले 40 साल से एक ही तरह की एक्टिंग करता आ रहा है, लोग इसकी एक्टिंग देख देख कर थक चुके हैं। फिल्म में 2-3 लड़कियां हैं, कौन है कहां से आई है नहीं पता। इंदर कुमार साहब ने इनको क्यों कास्ट किया है आप समझ ही सकते हो। लेकिन मैं इंदर कुमार साहब से कहना चाहूंगा कि भाई साहब मैंने मान लिया कि आप बूढ़े हो गए हो, अब बुढ़ापे में अगर आपकी जिंदगी में कुछ मिर्च मसाला हो तो जाहिर सी बात है जिंदगी जीने में मजा आता है। लेकिन आपकी इतनी महंगी फिल्म है, उसमें कम से कम ऐसी लड़कियों को तो लेते जिनको लोग देख सकते। आपने ऐसी लड़कियों को कास्ट किया है जिनको दर्शक किसी भी हाल में देखना पसंद नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में यह फिल्म के साथ खिलवाड़ है और सही नहीं है। रवि किशन पहले सीन में चिल्लाता है और पहले सीन के बाद ही गायब हो जाता है। उस बेचारे को इस फिल्म में क्यों कास्ट किया गया पता नहीं। अब आप ये जरूर पूछोगे कि भाई साहब ये प्रोजेक्ट कैसे बना, ये कारनामा कैसे बना। एक्चुअली खबरों के मुताबिक इंदर कुमार साहब अच्छे वक्त से नहीं गुजर रहे हैं, उनके ऊपर काफी कर्जा है जो उनको पे करना है, यानी कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। यही वजह है कि अजय देवगन ने इंदर से कहा कि भाई मैं तेरी हेल्प करता हूं, मैं धमाल 4 कर लेता हूं, तू इस फिल्म को बना ले, तुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। जब फिल्म में अजय देवगन आ गया तो जाहिर सी बात है बाकी एक्टर्स भी आ गए। बाकी एक्टरों को तो अगर इंदर कुमार ने काम दे दिया तो यही बड़ी बात है। बाकी एक्टर तो ये कहां पूछने वाले थे कि भाई क्या फिल्म बन रही है, क्यों बन रही है और उनका रोल क्या है। तो जब अजय ने हां कर दिया तो इंदर कुमार भूषण के पास गया, भूषण से कहा कि भाई ये प्रोजेक्ट रेडी है, आप कर लो। भूषण ने कहा कि ठीक है भाई। भूषण ने सारा माल एडवांस में बेचा और कैलकुलेशन की कि भूषण को पैसे मिल रहे हैं। तो भूषण ने बोला दिक्कत ही कोई नहीं, इंदर भाई फिल्म बनाओ। और ये मैं हमेशा ही कहता हूं कि जब डायरेक्टर आ गया, प्रोड्यूसर आ गया, एक्टर आ गया, तो फिर उस फिल्म को बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह से ये कारनामा बना। एक्चुअली इंदर कुमार की हेल्प करने के लिए कारनामा बना, नहीं तो सभी को पता था कि इंदर कुमार आज के वक्त में फिल्म नहीं बना सकता। अगर एक्टिंग की बात करूं तो क्या कहूं भाई साहब, जब किसी को यही नहीं पता था कि फिल्म की कहानी क्या है तो एक्टिंग क्या करता। जब किसी को यही नहीं पता था कि उसका रोल क्या है तो एक्टिंग क्या करता। सभी एक्टरों को अच्छी तरह पता था कि इस फिल्म का हर सीन वाहियात है, घटिया है, चुतियापा है, तो जो डायरेक्टर कहता है करते जाओ। मेरे ख्याल में फिल्म में सबसे छोटा रोल है अजय देवगन का। अजय देवगन आता है, चला जाता है, फिर आधे घंटे के बाद वापसी आता है, फिर चला जाता है, तो उसकी एक्टिंग के बारे में क्या कहोगे। और अजय ने तो जिस दिन से एक्टिंग करनी शुरू की आज तक एक ही तरह की एक्टिंग करता आ रहा है, तो उसकी एक्टिंग के बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते। जावेद जाफरी और बटले अरशद को झेलना मुश्किल है, तो जाहिर सी बात है उनकी एक्टिंग के बारे में आप क्या कहोगे। संजय मिश्रा पिछले 40 साल से एक ही तरह की एक्टिंग करता आ रहा है। रितेश बहुत ज्यादा लाउड है, हर सीन में बहुत चिल्ला रहा है। डायरेक्टर ने जो उससे करने को कहा उसने बेचारे ने किया, तो उसकी एक्टिंग के बारे में आप क्या कहोगे। जो लड़कियां हैं वो क्या कर रही हैं किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको किसी को देखना ही नहीं है। अरशद के अपोजिट रखा गया है संजीदा को, जो एक बच्चे की अम्मा है। अब बुढ़ापे में उसको हीरोइन का रोल दिया गया है। एक्चुअली जब वो कभी बहुत सुंदर लड़की हुआ करती थी उस वक्त उसने फिल्में करने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि मुझे तो प्यार हो गया, मैं तो शादी कर रही हूं। शादी कर ली थी, डिवोर्स हो गया, एक बच्चे की अम्मा है, तो जाहिर सी बात है आज की तारीख में हर फिल्म में आपको वो नजर आ जाती है। क्यों नजर आती है ये तो आपको पता ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म में कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जिसकी एक्टिंग को आप ये कहो कि यार बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। सभी ने बहुत ही घटिया एक्टिंग की है, वाहियात एक्टिंग की है। कुल मिलाकर ये फिल्म कॉमेडी के नाम पर फुल टाइम चुतियापा है, फूहड़पन है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। ये फिल्म घटिया है, वाहियात है, ये अलग बात है, लेकिन ये फिल्म आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है, आपकी सोचने समझने की ताकत को छीन लेती है। इस फिल्म को देखने के बाद आपको सरदर्द की दवाई खानी पड़ेगी, कम से कम 4 घंटे सोना पड़ेगा नॉर्मल होने के लिए। यह फिल्म एक ऐसा टॉर्चर है कि अगर इस फिल्म को राजपाल यादव को 3-4 बार दिखा दिया जाए तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि जिसके पैसे भी है वो मुझसे ले जाओ, लेकिन मैं इस फिल्म को एक बार और नहीं देख सकता। इस फिल्म को देखने के बाद फिल्म मेकिंग से आपका भरोसा उठ जाएगा। आप अपने आप से पूछोगे कि ऐसी चूतिया फिल्म कोई कैसे बना सकता है, ऐसी चूतिया फिल्म बॉलीवुड में बन ही कैसे सकती है। कहने का मतलब यह है कि एक बहुत ही वाहियात घटिया किस्म की फिल्म है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसको आपको फ्री में भी नहीं देखना चाहिए।
अगर फ्री का टिकट मिलता है, फ्री कोल्ड ड्रिंक मिलता है, फ्री समोसा मिलता है, तब भी नहीं देखना चाहिए। मैं इस फिल्म को दूंगा 0 स्टार, क्योंकि 150 करोड़ रुपए बर्बाद करके अगर ऐसी फिल्म बनाई गई है तो उसको कोई भी रेटिंग नहीं दी जा सकती, और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 0। यह फिल्म कुछ भी बिजनेस कर ले, लेकिन ये एक वाहियात फिल्म है और वाहियात फिल्म ही रहेगी। दोस्तों, अगर आज का रिव्यू आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का रिव्यू आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।